अभी सुबह से अब चर्चा तो सुन रहे थे डिफेंस एक्सपर्ट पत्रकारों की जुबान से कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक साल 4 अगस्त 5 अगस्त का एक साल मुकम्मल होने जा रहा है जब साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था और इलाहिदा तौर पर 2 यूनियन टेरिटरी का कयाम अमल में लाया गया था। किस तरीके की सिचुएशन है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, माशी मामलात किस तरीके से, इख्तिसादी मामलात पर क्या कुछ हो रहा है, तमीराती मामलात में क्या कुछ है, सीधे हम इस वक्त लेह चलते हैं लद्दाख के लेह इलाके के अंदर, जहां पर मोहम्मद अशरफ अली साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए अंजुमन इमामिया लेह के सदर है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। एईआई के सदर हैं ये, और जियो पॉलिटिक्स में जो लोकल जियो पॉलिटिक्स वहां की है उसमें अंजुमन इमामिया का एक बड़ा रोल रहता है। मजहबी अंजुमन है ये, लेकिन इसके साथ साथ इनका सोशल और पॉलिटिक्स में भी काफी बड़ा रोल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सवाल वही होगा कि एक साल मुकम्मल होने के करीब है, लद्दाख जब यूटी बना है, अब किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं और एक साल मुकम्मल होने के बाद क्या कुछ एईआई कहेगी आज? इस मामले में मैं 2 पहलू पे बात करूंगा जी, और लद्दाख को बाइफरकेशन करने का 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि लद्दाख को ये यूटी बना के इसका अपना एक पॉलिटिकल एंटिटी जो था, इसका अपना एक पॉलिटिकल हैसियत जो रिस्टोर हुआ है, क्योंकि लद्दाख पहले से एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार लास्ट ईयर जब 5 अगस्त को ये बिल पास करके लद्दाख के रीजन को, पूरे रीजन को, जो अक्साई चीन है, जो लद्दाख है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, इन सब को मिलाकर लद्दाख की पहले पुराना अपना हैसियत को दोबारा कायम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी एक मुबारक बात है और ये होना भी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठोक के अपना दावा ठोक दिया है कि लद्दाख के अक्साई चीन और गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। अब जाके ये बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत तरीके से सामने आया है कि ये हमारा हिस्सा है, इस पर हमारा क्लेम बहुत पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब रहा इसके मिलने के बाद, अब इसके मिलने के बाद लद्दाख में जैसे ही यूटी का जो अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ कि हम लोगों ने हमेशा यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था। लेजिस्लेचर मांगने का मकसद ये था कि ताकि लेजिस्लेचर पावर हमको मिले तो हमारा अपना यहाँ के लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो सोच है, उसके मुताबिक हम अपने रीजन को डेवलप कर पाए, यहाँ की लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर पाए। जिसमें मिसाल के तौर पर अगर लेजिस्लेचर पावर मिलता तो हम अपने लैंड का सिक्योरिटी, हम अपने लैंड को सेफ गार्ड कर सकते थे, आप जॉब सिक्योरिटी रख सकते थे और हमारे कल्चर ट्रेडिशन जो कुछ यहाँ पर है उसको अपने हिसाब से, अपनी मंशा के हिसाब से चलाने का हमें भरपूर मौका मिलना था। लेकिन अब जब लेजिस्लेचर पावर नहीं दिया, खाली यूटी देने की वजह से यहाँ के हमारे लोगों में एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया कि भाई अब हमारे लैंड को लेके, हमारे जॉब को लेके, हमारे कल्चर ट्रेडिशन को, हमारे सकाफत को लेके अब क्या होगा, ये कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप लेने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा मकसद ये भी था, एक मकसद ये था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें अपने एक रीजन को, एक लद्दाख के एंटिटी को सॉलिड करके दिखाना था, वो तो दिखा दिया। लेकिन इंटरनल लेवल पर आप लद्दाख के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ाने के लिए जो एक स्टेप भी, ये भी एक बहुत अहम स्टेप होता रहा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये कागजों पे, सिर्फ नाम पे ना रहे कि लद्दाख एक यूटी बना, लेकिन लद्दाख के लोगों की मंशा के मुताबिक, लद्दाख के लोगों की चाहत के मुताबिक यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पर लोगों की फलाह व बहबूद। इस पर मैं मोहम्मद अशरफ अली साहब आऊंगा, डेवलपमेंट पर जरूर हम बात करेंगे, चूंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, ग्रॉस रूटेड ऑर्गेनाइजेशन मानी जा रही है एंटायर लद्दाख के अंदर, चाहे लेह हो या कारगिल हो, दोनों जगहों पर एक ग्रॉस रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसलिए आपसे खुल के मैं बात करूंगा। आपने कहा कि देखिए ये पहली बार है लद्दाख इंटरनेशनल फ्रेम में आया क्योंकि अक्साई चीन, जीबी और दीगर इलाकों का नाम लिया गया। तो क्या 1996 में जब पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रेजोल्यूशन पास किया गया, जिस रेजोल्यूशन की रूह को लेकर 4 अगस्त को दोबारा वज़ीर दाखिला साहब ने वही तकरीर की कि ये सारा हिस्सा हमारा है, क्या उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं आज के दिन में कि वहां पर दाग बेल थी सन 96 में?
बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ वो जो फैसला लिया था वो पार्लियामेंट में लिया था तो मेरे ख्याल से वो एक महदूद रह गया था, लेकिन इस बार जो फैसला लिया है तो ये कंक्रीट स्टेप आगे लिया जी। है, ताकि अब मैं ये बिल्कुल दुनिया के सामने मजबूती से बात सामने आ गया कि भाई हिंदुस्तान जो है अपने इलाके को बिल्कुल ही अपने सॉवरेनिटी को कायम दायम रखना चाहते हैं। तो अभी जो इससे पहले कि मैं डेवलपमेंटल सिनेरियो और एजुकेशन पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ करूं, आपने कहा कि बड़ा मुद्दा जो आपने छेड़ा कि जनाब 4 अगस्त के बाद एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन हमारे ज़मीन को लेकर है, हमारे सेफ गार्ड्स को लेकर है कि जनाब हमारी नौकरियां कैसी रहेंगी, हमारा कल्चर कैसे सेफ रहेगा, क्योंकि एक ट्राइबल एरिया है, ये पूरा ट्राइबल एरिया है। मुझे याद है बीजेपी के एक सीनियर लीडर इसी प्रोग्राम में इसी पिछले हफ्ते हमारे साथ उन्होंने कहा था कि देखिए वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि एक अच्छा सा डोमिसाइल बने, लेकिन फिर एक और लीडर आए, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब 6 शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजुमन इमामिया क्या कुछ चाहती है सेफ गार्ड के लिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, किस हिस्से को, क्या वो एक डोमिसाइल के लॉ को देख रही है उसी तरीके से जिस तरीके से पहले था 4 अगस्त से पहले लद्दाख के अंदर, या कुछ और? मेरे ख्याल से अभी जो लद्दाख का जो अभी लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट को, पूरे लद्दाख रीजन को, जो लोगों की मंशा को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से ना ही 6 शेड्यूल मुझे कोई सही चीज देख रहा है, ना कि वो डोमिसाइल जो मामला जो हमें ठीक लग रहा। अब ये बात ये होना चाहिए, देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता भी है कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड रिस्टोर करे, उनको वैसे भी लेजिस्लेचर पावर तो दे रखा है, लेकिन ऐसे में मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों में भी करगिल और लेह के लोग आपस में बैठ के जो भी लोकल डिफरेंसेस है उसको मतभेद को खत्म करके एक होके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें ये डिमांड करना चाहिए कि जिस दिन जब भी आप जम्मू और कश्मीर को अगर आप स्टेटहुड रिस्टोर करने जा रहा है तो उस वक्त लद्दाख को लेजिस्लेचर पावर दिया जाए, ये कि हमारा हक है, क्योंकि हमने पहले डिमांड भी हमारा यूटी विद लेजिस्लेचर था, तो ये लेजिस्लेचर पावर अगर हमें दिया जाता है हमारे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं, हमारे सारे मामले जो है बिल्कुल पूरी तरह से लोगों की मंशा के मुताबिक ठीक बैठेगा, इसमें ना कोई कंफ्यूजन रहेगा ना कोई खादशात रहेंगे, बल्कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर हिंदुस्तान के एक हिस्सा है। यानी आपका मानना है कि न जनाब डोमिसाइल और ना ही 6 शेड्यूल, मोइनुल इस्लाम का ये अंजुमन इमामिया का ये मानना है कि जनाब हमें 100% जो है वो अपनी लेजिस्लेशन चाहिए, अपनी असेंबली चाहिए, ताकि हम अपने तरीके से अपने सेफ गार्ड को खुद बनाएं, ये कहना है आपका? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप देखिए 6 शेड्यूल को लेके भी 6 शेड्यूल में भी बहुत निटिग्रिटीज है, जिसको लेके फिर हमारे डेवलपमेंट वर्क जो का बाद में हैम्पर कर सकता है, इसमें हमें बिल्कुल उस हिसाब से नहीं चल सकता। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भाई अब जो है लद्दाख एक बहुत बड़ा रीजन है, ये हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है, और फिर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना सिर्फ आज लेह और करगिल को नजर में रखना है, बल्कि हमारा गिलगित कर्दो बल्तिस्तान जो है हमारा इलाका वो भी है, अक्साई चीन को भी मद्देनजर रखते हुए लद्दाख पूरी तरह से एक लेजिस्लेचर सेटअप के लिए इंटाइटल हो जाता है, और उसको मद्देनजर रखते हुए ताकि पॉलिटिकल सर्कल में हो जाए। अच्छा चलिए, जब तक ये होता है अशरफ साहब, क्या तब तक सेफ गार्ड के लिए आप कुछ चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल सेफ गार्ड तो होना चाहिए तब तक, मेरे ख्याल से तब तक जो यहाँ पे जो भी जॉब सिक्योरिटी जो है, जो लैंड का जो सेफ गार्ड है उसको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ताकि एक फाइनल हमें डिसीजन आना चाहिए, फाइनल एक सेटअप का नक्शा हमारे सामने। राइट सर, अब ये भी बताइएगा अशरफ साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रपोजल और प्लानिंग बना रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, वो ये है कि एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर होगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है और इन्वेस्टमेंट करने वालों से बात कर रही है। जब इंडस्ट्री की बात आ रही है तो हम ये देख रहे थे कि पिछले दिनों कोशिश की जा रही है कि ज़मीन को आइडेंटिफाई किया जाए कश्मीर के अंदर। खबर इसी तरीके की लद्दाख की भी है कि इंडस्ट्री को लगाने के लिए, लोकल जनरेशन बढ़ाने के लिए ज़मीन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जनाब ज़मीन
के मालिकाना हकूक तो लद्दाख के लोगों को दे, तो ये फिर कहीं आगे आके तराज तो नहीं बनेगा। जब बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर इंडस्ट्रियां लगना शुरू होंगी, ये तो अच्छी बात भी है। जी देखिए, लद्दाख में जहाँ तक इंडस्ट्री की बात कर रहा है, लद्दाख की टोपोग्राफी, लद्दाख का वेदर, लद्दाख का क्लाइमेटिक कंडीशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री है। यहाँ की जो हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरह के डेवलपमेंट होना चाहिए उसको सोचने की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे भाई हम पंजाब की तरह यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे जी महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ की आबो हवा को, यहाँ की मौसमी हालात को देखते हुए, यहाँ की जमीनी हालात को देखते हुए यहाँ की डेवलपमेंट किस हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से होना चाहिए, जो कि यहाँ की लोग जब तक उसमें इन्वॉल्व ना हो, जब तक। अशरफ साहब जरा फटाफट से ये भी बताइएगा, हिल काउंसिल आपके पास है, वो लद्दाख के, वो लेह के अंदर भी है और कारगिल के अंदर भी हिल काउंसिल है, और एक जमाने में ये हिल काउंसिल काफी मजबूत भी हुआ करते थे। पिछले कई दिनों से जिनसे भी मैं बात कर रहा हूं इस प्रोग्राम में, उनकी ये शिकायत है कि जनाब हिल काउंसिल कागजात में तो लगता है कि खूबसूरत इमारत है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो काफी कमजोरियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। हाँ, तो वही आप बातें यही आ रहा है ना कि अभी आज की जो सिनेरियो में है, आज जो लेह और कारगिल की काउंसिल जो है, ऑटोनोमस जो काउंसिल है, इनकी फंक्शनिंग में ये जो लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में बिजनेस कंडक्ट रूल क्या है वो कहीं डिफाइन नहीं है। ये किस तरह से बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, किस तरह से काम को चलाएंगे, किस तरह से फाइनेंस रूट करेंगे, किस तरह से किसकी क्या इख्तियारत रहेंगे, वो अभी डिफाइन नहीं है। इसको लेके मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन है। इसलिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि सब चीजों का, इसलिए बहुत सारे तरीके के हर तरह के चीज में कंफ्यूजन अभी हो रहा है। एक तजवीज ये भी है अशरफ अली साहब, एक तजवीज ये भी है कि हिल काउंसिल को ही सबसे ज्यादा एम्पावर किया जाए, इसी को ट्रीट किया जाए एज ए असेंबली के तौर पर। हाँ बिल्कुल, आप यही दोनों हिल काउंसिल की आप बात करते हैं। जब ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक बन गया है, यहाँ पर इतना बड़ा एक सेटअप बना रहा है, तो उसको एक चीज एक छोटी सी एक पावर के साथ वो नहीं चला सकता। इसको बजाबता एक लेजिस्लेचर पावर देना चाहिए लेकर के दोनों के बीच में, और यहाँ की आवाम भी, यहाँ की लीडरशिप भी इसको आपस में बैठ के अपने डिफरेंसेस को मतभेद को मिटा के इसको बिल्कुल एक आने वाले लद्दाख के फ्यूचर जनरेशन को सामने रख के। अशरफ अली साहब, क्या मैं ये मानूं कि दिल की अमीर गहराइयों से अंजुमन इमामिया लेह फैसला कबूल नहीं कर रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि फैसला आया है इसलिए मानना है? जी नहीं, फैसला तो इसका मैंने आपको पहले से बोला ना, ये दो पहलू है। एक पहलू जो है हमारा वही था कि लद्दाख का एक अपना एक हैसियत हुआ करता था, पहले वो हैसियत रिस्टोर हो गया, जिसके लिए हम वेलकम करते वो होना ही चाहिए था, और जिसकी वजह से आज मेरे ख्याल से इससे हमारे कश्मीर इशू को भी बहुत बड़ा सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगा। लेकिन जो लद्दाख के लोगों की जो अंदर जो अभी सेटअप के अंदर जो लद्दाख का, चलिए ये बताइएगा अशरफ साहब, जो मौजूदा सिस्टम है अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके मुशीर, उन नीचे सूबाई कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम से आप कितना खुश है कि हाँ ये अवाम दोस्त निज़ाम है और अवाम की रसाई इस निज़ाम के साथ है? देखिए, निज़ाम, जमहूरी निज़ाम में तो हमेशा अवाम की मंशा के मुताबिक काम होना पड़ेगा, अवाम की चाहत के मुताबिक काम होना, लेकिन अवाम का रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ लद्दाख में अभी फिलहाल जो हमारे हिल काउंसिल में जो काउंसिलर साहिबान बैठे हैं वो नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई काउंसिल का अपना एक हैसियत तो हो, काउंसिल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक हैसियत तो हो, जिसके तहत ये लोगों की नुमाइंदगी जो है सही ढंग से कर सके। तो इसके लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही अभी एक तरीका, बिल्कुल बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि लेह और कारगिल को आपस में मिला के एक लेजिस्लेचर पावर दिया जाए, ताकि हमारे जितने भी ये जो मैं समझ गया जो आप बात कह रहे हैं और हमारे लीडर्स भी समझ चुके हैं, लेकिन मौजूदा डिस्पेंशन जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, माथुर साहब ऊपर, नीचे एक सिस्टम है, क्या लद्दाख की जनता इन 8 महीनों के दौरान खुश है कि हाँ सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ काम हो रहा है? नहीं, आप इसमें मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में बिजनेस कंडक्ट रूल का जब तक कहीं उसका डिफाइन नहीं होता है तो आपको कंफ्यूजन है कि भाई काम किस हिसाब से होगा।
इस तरह से हमें डेवलपमेंट। बड़ा सवाल है कि कंफ्यूजन के बीच में अवाम कैसे काम करेगी, अफसर कैसे काम करेंगे, एक बड़ा सवाल है ना। आप कुल मिलाकर इन 8-9 महीनों के दौरान इस कंफ्यूजन को न तो दूर करने की कोशिश की गई और ना ही कोई बात की गई, तो क्या आपकी तरफ से कोई पॉलिटिकल पहल हुई, पॉलिटिकल पार्टीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई बातचीत की इस चीज को जरा हंगामी बुनियादों पर हल कीजिएगा? मुझे ये लगता था कि हमें ये बात था कि अगर ये कोविड-19 का इशू नहीं आता तो अब तक शायद यहाँ पे लोग जो है काफी आगे आके बात करना था इस पे, लेकिन ये जो कोविड-19 का इशू जो आया है इसकी वजह से ये बात थोड़ा सा दबी सा रह गया है। लेकिन मुझे पूरा ये लगता है कि जब भी ये इशू रिजॉल्व, ये सब चीजें खत्म हो जाता है तो लोगों ने अपने बातों को सामने रखना है, बल्कि रखते आए भी नहीं। इसका बात तो पहले ही छेड़ा, जिस दिन यूपी का ये लद्दाख का अनाउंसमेंट हुआ उसके दूसरे दिन से ही ये बातें उठना शुरू हो गया कि भाई ये जो प्रोटेक्शन जो पहले हमें मिलता था, जैसे पहले जैसे सेटअप में जो ईस्ट वाइज जम्मू कश्मीर में जो हमें प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक माइक्रो कम्युनिटी है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो लद्दाख हो। हमारा जो ये जो नजल जो है ये बिल्कुल एक माइक्रो है, इसको राइट सर। अब जरा आपने कोविड की बात कही है तो इस पर भी बात कीजिएगा। अभी सिचुएशन किस तरीके की लद्दाख के अंदर है? पूरे मुल्क के अंदर कोविड का हाहाकार है, लद्दाख क्या कंट्रोल में माने हम? नहीं, अभी भी मुझे इसमें अभी कंट्रोल में नहीं दिखता है, क्योंकि अभी भी केसेस जो सामने आ रहा है बल्कि बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये तो अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ का यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एक सख्त कदम लेने की जरूरत है कि इस वायरस को कंटेन करने के लिए। अभी हमें ये शिकायत आ रहा है कि जो बाहर से जो लेबरर्स आ रहे हैं या बाकी जो लोग आ रहे हैं उनसे काफी यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो इन चीजों के लिए अभी हाल ही में अभी हमारे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नया एसओपी आया है, जिसमें भाई संडे के दिन सारे ट्रैफिक मूवमेंट बंद हो जाएंगे, सारे दुकानें बंद रहेंगे, एसेंशियल सर्विसेज खुला रहेंगे। तो बल्कि इसको थोड़ा और भी सीरियस तरीके से लेने की जरूरत है, ताकि ये जो वायरस जो है सर्दी आने से पहले हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में फिर और सारे इशू जहाँ इसमें जुड़ जाएंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत हमें कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ अली साहब अंजुमन इमामिया के सदर हैं लेह के अंदर, और एक ग्राउंड रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ताल्लुक करगिल के अंदर भी है। बता रहे थे कि कंफ्यूजन है, 1 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी भी बिजनेस रूल्स जो होने चाहिए वो फ्रेम अप नहीं हुए हैं। यही वजह है कि हिल काउंसिल, ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और गवर्नर सेक्रेटरीट के बीच में बहुत बार तनातनी होती है। आवाम को भी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से फाइलें रूट करनी है, और एक बड़ी बात कि गारंटी चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा है, इस पर हमारा हक है। इसके लिए एक निज़ाम चाहिए, और निज़ाम वो एक स्टेट का चाहते हैं। अब ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा? पिछले कई दिनों से लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि 1 साल के दौरान किस तरीके की गहमा गहमी और किस तरीके की आवाज़ लद्दाख के अंदर है। पिछले कई दिनों से हम लगातार एक एक करके वहां से बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने